हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम विद एमएच में। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं विज्ञान के टॉप 550 प्रश्नों के बारे में। जनरल साइंस के हम लोग 550 प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। ठीक, ये जनक वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। कह रहा है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अरस्तु। ठीक, नाम याद रख लेना है, क्या अरस्तु याद रख लेना है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है लैमार्क, जो कहाँ से थे, फ्रांस थे। और आगे कह रहा है आपसे ट्रेविरेनस, जो जर्मनी से थे। ठीक, ये दो नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। ठीक, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो किसने समझाया, लैमार्क ने समझाया। ठीक, ये बात अच्छे से याद रखनी नहीं है। उसके बाद कह रहा है क्या, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र, ध्यान से पढ़िए, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। ठीक, तो ध्यान रखना है चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है उसको किसको कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। ठीक, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। ठीक, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है थियोफ्रैक्टस। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान का जनक आप सभी को पता होना चाहिए एंटोनी लेवोइजियर। ठीक, तो ध्यान रखना है रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोइजियर को कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे क्या, कि मानव का विकास, ध्यान रखना, मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है। ठीक, यानी मानव के विकास को लेकर के, इतिहास को लेकर के और उसकी परंपराओं से संबंधित जो विषय है वो क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, कह रहा है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक। ठीक, जो गैसों का विसरण नियम होता है उसका प्रतिपादक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ग्राहम। ठीक, उसके बाद कह रहा है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन, तो ध्यान रखना है केपलर ने किया था। ठीक, उसके बाद कह रहा है E = mc² का समीकरण दिया था, तो ये तो सभी को पता है किसने दिया था, आइंस्टीन ने। ठीक, तो E = mc² का जो फॉर्मूला है या समीकरण है वो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, कह रहा जड़त्व के नियम की खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखना आपको दोस्तों गैलीलियो ने। ठीक, उसके बाद कह रहा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको न्यूटन। ठीक, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है, न्यूटन है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, कह रहा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। देखिए कह रहा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर डार्विन। ठीक, उसके बाद कह रहा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो ध्यान रखना ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक, यानी उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक, उसके बाद कह रहा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, तो ध्यान रखना है दोस्तों डार्विन ने। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। उसके बाद कह रहा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे उनका नाम भी था चार्ल्स डार्विन। ठीक, उसके बाद कह रहा आनुवंशिकी के जनक जो थे वो क्या थे, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक, ध्यान रखना ग्रेगरी जॉन मेंडल। उसके बाद कह रहा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था। ठीक, तो मटर के पौधे का। ठीक, ध्यान रखना है जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो ध्यान रखना मटर के पौधे का। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा, किसने कहा था, ये बात आपको बतानी है। कह रहा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था, तो आपको ध्यान रखना W वाटसन ने। किसने कहा था, W वाटसन ने कहा था। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, ध्यान रखना आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो याद रखना है क्रोमोसोम में। उसके बाद कह रहा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जोहानसन ने। उसके बाद कह रहा जीन अवस्थित होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है गुणसूत्रों में। उसके बाद कह रहा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है बीडल एंड टैटम। उसके बाद कह रहा खून का रंग लाल होता है, तो आपको ध्यान रखना हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, उसके बाद कह रहा हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो आपको याद रखना है लोहा। कह रहा हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो याद रखना आपको प्रोटीन का। ठीक, हीमोग्लोबिन यौगिक जो है वो किसका है, प्रोटीन का है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है खून का थक्का नहीं जमता। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों हीमोफीलिया रोग में। ठीक, किसमें, हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक, कह रहा शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है हिपैरिन नामक प्रोटीन। क्या, हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है वो
शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। अब ये जो हिपैरिन नामक प्रोटीन है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो दोस्तों याद रखना है यकृत के द्वारा। ठीक, उसके बाद में कह रहा है रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखना आपको यहाँ पर हेमाटोलॉजी। ठीक, क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक, उसके बाद यार रक्त के थक्का बनने में सहायक है, रक्त के थक्का बनने में सहायक है, तो ध्यान रखना दोस्तों प्लेटलेट्स। उसके बाद कह रहा प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। ठीक, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो आपको ध्यान रखना है प्लीहा में, यानी जो प्लेटलेट्स है वो प्लीहा में जा करके मर जाती हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, तो दोस्तों याद रखना है विटामिन के। ठीक, उसके बाद में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कह रहा रुधिर का तरल भाग होता है। ठीक, रुधिर का तरल भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रुधिर के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखना है प्लाज्मा में जल का 90% होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो ध्यान रखना है 55%। उसके बाद कह रहा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो ध्यान रखना आपको प्लाज्मा। उसके बाद कह रहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो आपको ध्यान रखना है लोहा, यानी खून में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कह रहा ब्लड बैंक कहलाता है, तो ध्यान रखना है प्लीहा, क्या कहलाता है, प्लीहा। कह रहा आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके जो है कब्रगाह क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्लीहा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, वो टेम्परेचर बताना है, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त जो है वो सुरक्षित बना रहता है। कह रहा है रक्त समूह होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 ए और बी और उसके बाद ए बी और ओ। ठीक, ऐसे 4 रक्त समूह होते हैं। उसके बाद ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने करी थी, तो आपको ध्यान रखना लैंड स्टीनर ने। उसके बाद कह रहे हैं सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ओ, सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, ओ। अगर सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ए बी, यानी जो सर्वग्राही है वो क्या होगा, ए बी होगा। कह रहा है आर एच फैक्टर संबंधित है, आर एच फैक्टर जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना दोस्तों रक्त से संबंधित है। ठीक, कह रहा आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर है। ठीक, ध्यान रखना आर एच फैक्टर के जो खोज करता है उनका नाम क्या है, तो लैंड स्टीनर एवं वीनर। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, रक्तचाप नियंत्रित होता है। ध्यान रखिएगा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो नियंत्रित होता है, तो कह रहा है एड्रिनल ग्रंथि से, किससे, एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक, कह रहा है रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको वृक्क, यानी जो वृक्क है वो रक्त को शुद्ध करता है। तो ध्यान रखना कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो डायलिसिस में होती है। ठीक, कह रहा है मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है, यानी जो यूरिन है वो कहाँ बनता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों वृक्क में। उसके बाद कह रहा वृक्क यानी किडनी का भार होता है। ठीक, यानी किडनी जो है वो कितने ग्राम की होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना 150 ग्राम की। ठीक, कह रहा मानव गुर्दे, ठीक, यानी कि मानव को जो गुर्दा होता है या मानव की जो किडनी है, ठीक, में बनने वाली पथरी बनी होती है। ठीक, यानी जो किडनी में पथरी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट की, किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, उसके बाद में देखो कह रहा है क्या, रक्त क्षारी का पीएच मान, ठीक, यानी रक्त जो है वो कैसी प्रकृति का है, तो ध्यान रखना दोस्तों पहले तो क्षारी प्रकृति का है, और इसका जो पीएच मान है वो कितना है, तो ध्यान रखना 7.4। ठीक, हमको एक कैटेगरी सिखाई जाती है कि 7.4 या 7 से नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं अम्ल, ठीक, और उससे ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो 7 का अगर रक्त का हम लोग पीएच मान देखें तो कितना है, 7.4, इसीलिए ये क्या होता है, क्षारी होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा क्या, रक्त मापने वाला यंत्र, ठीक है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है उसका, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना आपको यहाँ पर विलियम हार्वे ने, किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। ठीक, कह रहा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, क्या कह रहा है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। ठीक, उसके जस्ट उल्टा कह रहा है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों धमनी। ठीक, तो ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक है या पेस मेकर जराविक 7 क्या है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको कृत्रिम हृदय, क्या है, कृत्रिम हृदय।
है, ठीक। उसके बाद में देखो ध्यान से, कह रहा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा होता है, ठीक। कह रहा पित्त होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, पित्त जो है वो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर पित्त का पीएच मान, ध्यान रखना कि पित्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 7.7। अभी अपने ब्लड का देखा तो 7.4 था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पित्त स्रावित होता है, यानी जो पित्त है वो स्रावित होता है किसके द्वारा, तो याद रखना यकृत के द्वारा होता है, ठीक। कह रहा है यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, ठीक। यानी भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है वो भंडारित रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना आपको विटामिन ए, ठीक। उसके बाद कह रहा है पित्त यानी जो बाइल है वो जमा होता है, ठीक। तो ध्यान रखना पित्त जो है वो कहाँ पर जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक। कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो याद रखना है कुत्ते के काटने से, ठीक। यानी जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक। कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो किसके द्वारा, तो याद रखना विषाणुओं के द्वारा, ठीक। यानी जो विषाणु होते हैं उनसे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। कह रहा विषाणु की खोज किसने करी थी, ठीक। तो ध्यान रखना दोस्तों जो विषाणु की खोज है वो करी थी इवानोवस्की सैने ने, किसने करी थी, इवानोवस्की सैने ने करी थी, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा विषाणुओं का अध्ययन है, ठीक। ध्यान रखना विषाणुओं का अध्ययन है, ठीक है। जो विषाणुओं का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों वायरोलॉजी, क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी कहलाएगा, ठीक। कह रहा है रानीखेत बीमारी फैलती है, जो रानीखेत बीमारी है वो फैलती है किसके द्वारा, तो ध्यान रखना दोस्तों वायरस के द्वारा, ठीक। उसके बाद कह रहा जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है, ठीक। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग जो है वो किसके द्वारा होता है, तो विषाणुओं के द्वारा होता है, ठीक। यानी फूड एंड माउथ जो है रोग है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। रानीखेत जो है वो किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है, ठीक। अच्छे से याद रखना। कह रहा कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखना है माइकोलॉजी, क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कह रहा है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखना है फाइकोलॉजी, क्या बोलना है, फाइकोलॉजी। कह रहा शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो दोस्तों याद रखना आपको सेलुलोज की, ठीक। यानी जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। कह रहा जीवाणु की खोज, ठीक। ध्यान रखना दोस्तों, कह रहा जीवाणु की खोज किसने करी है, तो आपको ध्यान रखना है ल्यूवेनहॉक ने, किसने करी है, ल्यूवेनहॉक ने करी है, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, ठीक। ये बात ध्यान रखना, जो ध्वनि है वो सबसे अधिक उसका वेग किसमें होगा, ये बात आपको बतानी है, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है ठोस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो ठोसों में होता है, ठीक। फिर किसमें होगा, तो द्रव में होगा, और उसके बाद में किसमें होगा, गैस में होगा, ठीक। ऐसा ध्यान रखना। कह रहा ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्यान रखना ध्वनि की गति जो है वो धीमी होती है, ठीक। तो कहाँ पर होती है ध्वनि की गति, तो आपको ध्यान रखना सबसे कम जो है वो गैसों में होती है, ठीक। उसके बाद में कह रहा है आपसे कि ध्वनि की चाल होती है, ठीक। ध्वनि की चाल होती है, ये बात ध्यान रखिए, तो कह रहा है 760 मील प्रति घंटा, यानी ध्वनि की चाल होती है, ठीक। कह रहा ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो ध्यान रखना दोस्तों बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है, ठीक। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है किया कि जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। आप लोगों को भी अगर कोई मारता पीटता नहीं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको देखो गर्म करो थोड़ा सा, ठीक, तो वो और भी ज़्यादा तेजी से रोने लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा वायु है, तो ध्यान रखना दोस्तों वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, ठीक। कह रहा वायु उदाहरण है, तो कह रहा गैस का गैस में विलयन, ठीक। गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है, ठीक। कह रहा हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो कह रहा 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। ये ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मस्तिष्क में पाई जाती है, कहाँ पर, मस्तिष्क में। कह रहा मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो ध्यान रखना है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, ठीक। कह रहा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है, तो ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक। मास्टर ग्रंथि भी किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को, और जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि उसका नाम भी क्या है, पिट्यूटरी, ठीक। ध्यान रखना जो 2 वंशानुगत रोग हैं उनका नाम क्या है, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, ठीक। उसके बाद कह रहा सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया, तो ध्यान रखना है हेर्नर ने, किसने किया था, हेर्नर ने, और कब किया था, तो ध्यान रखना 1876 में, ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है एक वर्णांध व्यक्ति में, ध्यान रखना एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक। यानी जो वर्णांध रोग होता है जिसके पास में उसे जो है
कौन से मतलब उसके पास क्षमता कौन सी नहीं होती, यानी किस कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों हरा एवं लाल रंग की। ठीक, मतलब जिस व्यक्ति को वर्णांतता का रोग होता है वह हरा एवं लाल रंग पहचानने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों थायराइड ग्रंथि से। ठीक, थायराइड ग्रंथि से। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा जठर रस में होता है, जठर रस में होता है, तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, यानी कि HCl। उसके बाद कह रहा है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है कवक और शैवाल। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है छोटी आंत में, यानी जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है मुख से पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक, यानी मुख से जो है पचे भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। कह रहा लार में पाया जाने वाला एंजाइम। ठीक, लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कह रहा टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कि मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना है अंगुली में। ठीक, यानी अंगुली में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या भोजन पचाने में सहायक होता है। ठीक, ध्यान रखना है कि भोजन पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो दोस्तों याद रखना है भोजन पचाने में जो है एंजाइम सहायक होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम सहायक होते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है एंजाइम की रचना होती है, तो ध्यान रखना है एमिनो अम्लों द्वारा। किसके द्वारा? एमिनो अम्लों द्वारा। ठीक, कह रहा है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों एमिनो अम्ल में। ठीक, कह रहा आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, तो ध्यान रखना माल्टोज का। ठीक, उसके बाद कह रहा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है, तो दोस्तों याद रखना है 20। कितनी होती है? 20। कह रहा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो याद रखना है दोस्तों प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। ठीक, उसके बाद में कह रहा है हमसे कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के क्या कह रहा है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके नाम बताने हैं, तो ध्यान रखना है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक, यानी कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हड्डियों के निर्माण में और हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी या जो भोपाल गैस कांड है जो कब हुआ था? 1984 में। ठीक, रिसाव हुआ था। ठीक, तो किस में हुआ था? ध्यान रखना मतलब कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो कह रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलोगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वो रिसाव हुआ था। ठीक, कह रहा काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना है काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। किसे कहते हैं हम लोग? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों एड्रीनल को। किसको कहा जाता है? एड्रीनल को कहा जाता है। ठीक, कहते हैं पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, जो पत्ती और पत्तियों का रंग है वो हरा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है वो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग यानी जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोल देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा पत्तियों का रंग पीला होता है, पत्तियों का रंग पीला होता है, ये बताना आपको ध्यान से। ठीक, तो जो पत्तियों का रंग पीला होता है वो होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है, जो कैरोटीन होता है उसके निर्माण के कारण पत्तियों का रंग जो है वो पीला होता है। ठीक, उसके बाद में हमसे कह रहा है पर्णहरित में उपस्थित, ध्यान रखना है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। ठीक है, जो पर्णहरित है उसमें उपस्थित मुख्य धातु है, तो ध्यान रखना दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। ध्यान से पढ़िएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक, कह रहा पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया यानी पेड़ पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ध्यान रखना है इस बात को, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है वो बताना ध्यान से। तो सबसे पहले कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ठीक, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। ठीक, उसके बाद में हमसे कह रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में। उसके बाद कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक, उपचयन होता है,
तो ध्यान रखना दोस्तों किसमें, जल से। ठीक, कहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, तो जल से निकलता है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों फास्फो, ध्यान रखना है क्या, फास्फो ग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, जो फास्फो ग्लिसरिक अम्ल होता है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। ठीक, तो ध्यान रखना राइजोम पादप जो है उसका भूमिगत प्रारूप होता है तना। उसके बाद कह रहा है दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। ठीक है, जो दलहन है उसके जड़ में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। उसके बाद कह रहा पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो ध्यान रखना नाइट्रेट के रूप में। ठीक, उसके बाद कह रहा है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, यानी पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जाइलम के द्वारा। ठीक, कह रहा पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। ठीक, तो कौन पहुंचाता है, तो दोस्तों याद रखना है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। ठीक, उसके बाद कह रहा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है। ठीक है, यानी उस यंत्र का नाम बताना जिसके द्वारा तने की वृद्धि की जो है नापी जाती है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना है ऑक्जेनोमीटर। क्या नाम है उसका, ऑक्जेनोमीटर, याद रखना। ठीक, उसके बाद कह रहा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली ध्यान रखना दोस्तों हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमसे पूछा गया है, कह रहा है लाइसोसोम, ध्यान रखना क्या, लाइसोसोम की खोज की थी, तो ध्यान रखना है डी डुबे ने 1958 में। कब करी थी, 1958 में। किसने करी थी, तो डी डुबे ने। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो ध्यान रखना है राइबोसोम। क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। ठीक, कह रहा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज किया था। ठीक है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज है वो किसने करी थी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है वाटसन एवं क्रिक ने। किसने करी थी, वाटसन एवं क्रिक ने करी थी। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से, कह रहा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉर्न वर्ग ने किया था। ठीक, कह रहा डीएनए और आरएनए में, किसमें, डीएनए और आरएनए हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना दोनों के दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है उसे कहा जाता है तो हम लोग कहते हैं जीन। किससे कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ध्यान रखना है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। ठीक है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, तो दोस्तों याद रखना है वाटसन एवं क्रिक ने। किसने बनाया था, वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। ठीक, कह रहा डीएनए की इकाइयां हैं, डीएनए की इकाइयां हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो डीएनए की इकाइयां होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक, कह रहा है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। ठीक, तो ये दोस्तों ध्यान रखना आपको हरगोविंद खुराना। किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक, कह रहा पुरुष तथा व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना XY तथा XX। ठीक, उसके बाद कह रहा एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, यानी एक लड़का जो है वो पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो ध्यान रखना है 22+Y। ठीक, ध्यान रखना क्या, 22+Y, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हमसे कह रहा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ठीक, यानी जो बच्चे का लिंग है वो उसका निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए 143 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा पैतृकता, ध्यान रखना पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको यहाँ पर डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, यानी क्या है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन है, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा मधुमेह रोग, ध्यान रखना क्या कह रहा मधुमेह रोग होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों इंसुलिन की कमी से। ठीक है, जो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक, कह रहा इंसुलिन की खोज किसने करी थी ये बताना, तो कह रहा वेटिंग एवं वेस्ट ने। किसने, वेटिंग एवं वेस्ट ने जो है वो इंसुलिन की खोज करी थी। कह रहा इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में बनती है, तो ध्यान रखना दोस्तों कहाँ पर, अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है, जो इंसुलिन है वो शरीर में अग्न्याशय के द्वारा बनती है। ठीक, आगे कह रहा ब्रोंकाइटिस, ध्यान रखना ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो श्वास नली
नली का, किसका रोग है, श्वास नली का। ठीक, कह रहा पेप्सिन का एक उदाहरण है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों, पेप्सिन का जो उदाहरण है वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, तो ध्यान रखना दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा टॉक्सिन है, तो ध्यान रखना टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। ठीक, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये 150 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जल्दी से इन प्रश्नों को तैयार कर लोगे। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है प्लाज्मोडियम परजीवी हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो परजीवी हैं वो मलेरिया रोग के हैं, किसके हैं, मलेरिया रोग के हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा कह रहा है मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग का वाहक है, तो आपको ध्यान रखना है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग में प्रभावित अंग। ठीक, तो मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है आपका प्लीहा, ठीक है, या जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना है विटामिन सी। ठीक, यानी जो मानव का यूरिन होता है उसमें विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। ठीक, यानी जो यूरिन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। ठीक, यानी ये जो यूरिन होता है उसका रंग पीला क्यों होता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, किसकी वजह से, यूरोक्रोम के कारण यूरिन का जो रंग है वो पीला होता है। ठीक, कह रहा मेंढक के हृदय में होते हैं। ठीक, मेंढक के हृदय में होते हैं। ठीक, यानी मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 4। ठीक है, यानी मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको यहाँ पर फेरिक क्लोराइड, किसका किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व, यानी शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो दोस्तों ध्यान रखना है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य के शरीर में जल होता है, मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है 65 to 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। ठीक, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो आपको ध्यान रखना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि अगर फ़ारेनहाइट में मान पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाता है केल्विन में तो आपको ध्यान रखना है 310। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगर मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ठीक, मनुष्यों के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 31। कह रहा गुणसूत्र क्रोमोसोम, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने करी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है वाल्डेयर ने। ठीक है, दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो कह रहा है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से, किससे, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। ठीक, उसके बाद में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी गुणसूत्र कितने होते हैं, तो कह रहा है 46 या 23 जोड़ी। अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़ी बताना है आपको, वैसे पूछेगा तो 46 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो दोस्तों याद रखना है आपको कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो आपको ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा, नाम क्या है उसका, माइकोप्लाज्मा, यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कह रहा शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम, शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम, तो ध्यान रखना दोस्तों तंत्रिका तंत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना है न्यूरॉन। ठीक, यानी जो तंत्रिका तंत्र है उसकी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कह रहा कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका शब्द का निर्माण किसने करा था, तो दोस्तों आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कह रहा कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है,
कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है डीएनए। क्या है? डीएनए है। ठीक है, यानी कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है? डीएनए है। ठीक, कह रहा कोशिका का अध्ययन है, यानी जो कोशिका का अध्ययन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना है दोस्तों साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, कह रहा कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो दोस्तों याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कह रहा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको कायिक कोशिकाओं में। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कह रहा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दोस्तों याद रखना आपको लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। किसमें? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद का उदाहरण है तो आपको याद रखना है आलू। ठीक, उसके बाद में कह रहा है बंडा, केसर। ठीक, उसके बाद कह रहा प्याज, अदरक व हल्दी। ठीक, तो ऐसे याद रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर। ठीक है, अंगूर, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो आपको दोस्तों याद रखना है फल भित्ति। ठीक, यानी अमरूद का, अंगूर का, शरीफा का, टमाटर का हम लोग क्या खाते हैं? फल भित्ति खाते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद कह रहा है आम, पपीता और बेर। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों मध्य फल भित्ति। याद रखना आपको मध्य फल भित्ति याद रखना है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया है, कह रहा फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है तो आपको ध्यान रखना है पुष्पक्रम। ठीक, यानी फूल गोभी का जो है हम लोग पुष्पक्रम भाग को खाते हैं। ठीक, उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, कह रहा हल्दी में पीला रंग का कारण। ठीक, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है कुरकुमिन। नाम याद रखना है क्या? कुरकुमिन, यानी कुरकुमिन के कारण हल्दी का जो रंग है वो पीला होता है। ठीक, कह रहा टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? ठीक है, टमाटर लाल रंग का होता है, इसका क्या कारण है? तो आपको दोस्तों याद रखना है लाइकोपीन। किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से जो है टमाटर में लाल रंग पाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा अदरक तथा आलू। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है तो दोस्तों याद रखना है तना। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाने योग्य भाग वाले, ये बहुत पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो कह रहा अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो दोस्तों याद रखना आपको तना। ठीक, उसके बाद कह रहा दूध में पाई जाने वाली, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है उसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखना। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है सबसे लंबा कृमि, ध्यान रखना, सबसे लंबा कृमि वर्म है। ठीक, ये बात आपको बतानी है तो ध्यान रखना दोस्तों टेप वर्म। क्या नाम है? टेप वर्म है। ठीक, अब कह रहा कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। ध्यान रखना है कपड़ा सुखाने से मतलब ये है कि जो वॉशिंग मशीन होती है तो कह रहा कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है। ठीक, यानी जो मशीन है वो कार्य करती है तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको अपकेंद्रीय बल के, किस पर आप करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्या? कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा दूध से क्रीम निकालना हो, क्या करना हो? दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों याद रखना है घनत्व जो है उसका बढ़ जाता है। ठीक, यानी दूध से अगर हम क्रीम निकाल लेंगे तो उसके बाद में दूध का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ठीक, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो ध्यान रखना दोस्तों 746 वॉट के, किसके? 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक, कह रहा जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ठीक, तो उस टेम्परेचर का नाम आपको बताना है कि जब जल का घनत्व जो है अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये टेम्परेचर याद रख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है तो अच्छे से इसको याद रख लीजिए। कह रहा जल का अधिकतम घनत्व कब होता है या आयतन न्यूनतम कब होता है तो आपको ध्यान रखना टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मूल रंग कहलाते हैं।
यानी कि जो मूल रंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना नीला, लाल, हरा। क्या बोलोगे? नीला, लाल, हरा जो है ये सब मूल रंग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है, कह रहा है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक, तो पहले ध्यान रखिएगा, कह रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, उसके बाद कह रहा है अपवर्तन और तीसरा है वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो ऐसे 3 बातें आपको याद रखनी है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक, इन 3 विधियों से, इन 3 क्रियाओं से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर इंद्रधनुष में रंग होते हैं। ठीक, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, अब कह रहा इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है। ठीक, यानी इंद्रधनुष में जो बीचों बीच रंग होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना है हरा। ठीक, अब कह रहा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। ठीक, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक, मतलब कि कौन सा प्रकाश कितनी ज़्यादा दूर जाएगा या कितनी दूर से दिखाई देगा वो डिपेंड करता है उसकी तरंग दैर्ध्य पर। ठीक, ये ध्यान रखना। कह रहा वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर गामा किरणों की। ठीक, यानी जो भेदन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। ठीक, यानी जो पराबैंगनी किरणें थी, ठीक, उनकी खोज किसने करी थी, ये बात आपको बता दोस्तों। यहाँ पर आपको याद रखना है रिटर ने। किसने करी थी? रिटर ने करी थी। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक, यानी ये बात ध्यान रखनी कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, ये बात आपको बतानी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना आपको लाल रंग, ठीक, और बैंगनी रंग। ठीक, ये 2 रंग याद रखने हैं। और लाल रंग की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। कह रहा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक, यानी जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक, कह रहा प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है निर्वात में। ठीक, ये ध्यान रखना है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह निर्वात में भी चल सकता है और सबसे ज़्यादा इसकी चाल निर्वात में ही होती है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। ठीक, यानी प्रकाश का जो वेग है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो ध्यान रखना दोस्तों रोमर ने। किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक, अब कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये बात ध्यान रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कह रहा अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो ध्यान रखना है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? सूर्य प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, तारे टिमटिमाते हैं। तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं, इसका क्या कारण है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वो किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, उसके बाद कह रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी कहाँ पर, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो हमेशा ध्यान रखना वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक, ये 3 बातें याद रखनी कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है समतल दर्पण, ध्यान रखना है क्या, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो नाम याद रखना है काल्पनिक। ठीक, उसके बाद कह रहा है वस्तु के बराबर तथा सीधा। ठीक, यानी पहली बात ध्यान रखनी है काल्पनिक होता है, उसके बाद वस्तु के बराबर याद रखना है। ठीक, और तीसरी बात है सीधा होता है। ठीक, जबकि अभी हमने कहा था रेटिना पर, तो रेटिना पर काल्पनिक नहीं था, वास्तविक था, उल्टा था और वस्तु से छोटा था। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। ठीक, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर आपको समतल दर्पण को। ठीक, यानी जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है समतल दर्पण को माना जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2 समांतर दर्पण है,
ठीक, उनके बीच अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो उनका प्रतिबिंब बनता है, तो आपको नज़र नहीं आएगा, देखोगे आप कहाँ पर, अनंत पर। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। ठीक, यानी अगर हम हवा के बुलबुले को जल में डालें, ठीक, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना अवतल लेंस की भांति, किसकी तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किनका किनका, यानी जो विद्युत फ्यूज बना होता है वो किन किन चीज़ों का बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना है तांबा, दूसरा कह रहा है टिन, तीसरा है सीसा। ठीक, इन तीन चीज़ों से मिल करके विद्युत फ्यूज को बनाया जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है हीटर का तार बना होता है, किसका, हीटर का तार जो है वो बना होता है, तो दोस्तों याद रखना नाइक्रोम का। ठीक, यानी जो हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट जो है वो बना होता है, तो दोस्तों याद रखना है टंगस्टन का। ठीक, यानी जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है दोस्तों विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस। ठीक, यानी विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, तो दोस्तों याद रखना है नाइट्रोजन। ठीक, यानी विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में भरा होता है। ठीक है, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें भरी होती है, तो ध्यान रखना पारे की वाष्प और आर्गन गैस। ठीक है, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें पारे की वाष्प और आर्गन गैस को भरा जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है फ्यूज तार का मिश्रण, फ्यूज तार का मिश्रण होता है, तो ध्यान रखना है सीसा और टीन का। ठीक, यानी सीसा और स्टेनलेस से मिला होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो दोस्तों याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, यानी फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। फिक्सर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट, क्या यूज किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कह रहा फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, जो फोटोग्राफी होती है उसमें अम्ल का नाम बताना, कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना ऑक्सैलिक अम्ल, याद रखना आपको ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक, कह रहा तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। ठीक, यानी तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, तो दोस्तों याद रखना है केशिकात्व क्रिया के कारण, किसके कारण, केशिकात्व क्रिया के कारण। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा क्या कि तौलिए का एक कोना अगर हम लोग भरी हुई बाल्टी में, पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबो दे, सिर्फ एक कोना डुबो दे, ठीक, तो आपको समझ में आता है कि धीरे 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 वो जो है पूरी की पूरी तौलिया गीली हो जाती है। ठीक, और ये सिर्फ कारण होता है केशिकात्व का, किसका कारण होता है, केशिकात्व का होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा हीरा का चमकना, हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का कारण है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, कह रहा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 36,000 किलोमीटर। ठीक, यानी भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है वो है 36,000 किलोमीटर। ठीक, कह रहा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो दोस्तों याद रखना है आपको नाभिकीय संलयन। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति आधारित है, ये बात आपको बतानी। जो रॉकेट की गति आधारित है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, जो रॉकेट की गति है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, कह रहा मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र जो है वो कार्य करता है, तो दोस्तों ध्यान रखना उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, जो मानव का नेत्र है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, निकट दृष्टि दोष यानी जो मायोपिया है उसे दूर किया जाता है, तो दोस्तों याद रखना अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक, यानी जो मायोपिया है उसे अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष का कारण है। ठीक, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो कह रहा नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी का घट जाना। ठीक, उसके बाद कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, ये क्या होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ठीक, मतलब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो ध्यान रखना उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। ठीक, कह रहा है परमाणु
बम का सिद्धांत आधारित है, ठीक है, यानी परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आधारित है। तो दोस्तों याद रखना नाभिकीय विखंडन पर, ठीक, किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक। उसके बाद कह रहा हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, ठीक। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है वो आधारित है नाभिकीय संलयन पर। दोनों बातें ध्यान रखिए, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगर ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब कह रहा है दाढ़ी बनाने, आँख नाक कान की जांच करने में प्रयोग होता है, ठीक है, यानी दाढ़ी बनाने में, आँख कान नाक की जांच करने में प्रयोग होता है, ठीक। तो दोस्तों याद रखना है आपको यहाँ पर क्या, अवतल दर्पण, ठीक, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, ठीक। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूरॉन प्रयुक्त होता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, ठीक, यानी एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हो, तो दोस्तों याद रखना है पारा, ठीक। कह रहा द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, ठीक। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, तो ध्यान रखना है ब्रोमीन, ठीक। अब द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, क्योंकि धातुएं जो हैं वो सब कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक। लेकिन एक ऐसी धातु है जो किसमें पाई जाती है, लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना उसका नाम है पारा। अब दूसरा आपसे कह रहा है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, ठीक। तो उसमें आपको ध्यान रखना है ब्रोमीन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूरा विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है, तो दोस्तों याद रखना है अमीटर से, ठीक। कह रहा अदिश राशियां हैं, तो ध्यान रखना है कार्य ऊर्जा ताप समय चाल, कार्य ऊर्जा ताप समय चाल अदिश राशियां हैं, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगर सदिश राशियां, क्या पूछा गया, सदिश राशियां हैं, ठीक। तो सदिश राशियों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या कह रहा सदिश राशियां हैं, ठीक। तो ध्यान रखना त्वरण बल विस्थापन और संवेग, त्वरण बल विस्थापन और संवेग ये कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, ठीक। कह रहा शुष्क बर्फ होती है, तो ध्यान रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। यानी जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक। कह रहा तत्व का सबसे छोटा कण भाग है, यानी जो सबसे तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है, जो सबसे छोटा भाग होता है, नाम है उसका परमाणु, ठीक। यानी जो वैज्ञानिक हुआ करते थे जॉन डाल्टन, उन्होंने हमें बताया था कि जो सबसे छोटा कण है वो क्या होता है, परमाणु होता है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक। लेकिन उसके बाद भी 3 वैज्ञानिक हुए, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन, ठीक। इन 4 वैज्ञानिकों ने उस परमाणु को भी तोड़ा था और इनके अंदर नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करी थी, ठीक। चलिए दोस्तों फिलहाल हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखना है अणु, ठीक। सबसे देखो तत्व का सबसे छोटा कण क्या है, तो परमाणु, लेकिन रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण क्या है, तो उसमें ध्यान रखना आपको अणु। उसके बाद कह रहा है परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, ठीक। अब ये देखिए ध्यान से, 3 मूल कणों के बारे में बातें कर दी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो ये वही वाली बात हो गई कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता है। उसके बाद में 3-4 वैज्ञानिक आए, उन लोगों ने परमाणु को बहुत कायदे से तोड़ा और तोड़ने के बाद के उसके अंदर नाभिक ढूंढा गया, ठीक। रदरफोर्ड ने खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोज कर दी, ठीक। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने कर दी या गोल्डस्टीन ने कर दी, ठीक। तथा न्यूट्रॉन चैडविक ने कर दी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, देखो फिर से पूछ दिया, कह रहा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ध्यान रखना दोस्तों जे थॉमसन ने करी थी, ठीक। अब प्रोटॉन की खोज करी थी, तो दोस्तों याद रखना आपको गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड भी नाम आप बोल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आपसे कि न्यूट्रॉन की खोज करी थी, ठीक। तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी, तो ध्यान रखना यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, जेम्स चैडविक ने, ठीक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक। अब कह रहा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, ऋण आवेशित, ठीक। और प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन पर ध्यान रखना है एक आवेशहीन यानी उदासीन होता है, ठीक। अब कह रहा पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो ध्यान रखना दोस्तों एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, एंडरसन ने करी थी, ठीक। अब कह रहा इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो ध्यान रखना है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ठीक, जिसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, ठीक। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन कहलाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो और उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, ठीक है। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार
का कितना गुना होता है, ठीक है, यानी जो प्रोटॉन का भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो दोस्तों याद रखना 1840 गुना, ठीक। उसके बाद अगर वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो दोस्तों ध्यान रखना एनोड पर, ठीक। ऑक्सीकरण की जो घटना है वो किस पर होती है, एनोड पर, ठीक। तो और उसके बाद एक और होता है अपचयन, तो अपचयन की घटना किस पर हो जाएगी, कैथोड पर हो जाएगी, ठीक, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक। अब देखो परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी, तो अभी आपको याद रखना है यहाँ पर किसने करी थी, तो रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक, यानी परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक। उसके बाद कह रहा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हाँ अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया, कह रहा परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो ध्यान रखना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो उनके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या, ठीक। उसके बाद कह रहा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों उनको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, ठीक, क्या करा, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, ठीक, परंतु परमाणु संख्या क्या कह रहा है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर भार समान, देखो द्रव्यमान संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परमाणु भार भी, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्याओं को हम लोग परमाणु भार भी बोल देते हैं, ठीक। तो अगर कह रहा परमाणु भार समान है तो आपको ध्यान रखना क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा, ठीक। देखो ध्यान से, परमाणु भार अगर समान है तो क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा, ठीक। इसलिए ध्यान रखना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को, ठीक। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत करी थी, तो आपको यहाँ पर बताना है मेंडलीफ ने, किसने करी थी, मेंडलीफ ने करी थी, ठीक, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ ने प्रस्तुत करी थी, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है, ठीक, यानी जो आवर्त सारणी के जो उदग्र होते हैं या क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है, क्या कह रहा है, क्रमशः वर्ग, क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है, ठीक, यानी आवर्त सारणी के जो उदग्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ग, और जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, आवर्त, ठीक। तो अब अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना वर्गों की संख्या होती है 18 और आवर्त कितने होते हैं, 7, ठीक। और अगर हम बात कर दें उसमें ब्लॉक कितने पाए जाते हैं, तो 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक, ऐसे 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, ठीक। और तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118, ठीक। इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है, ठीक है, यानी आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो बताना है दोस्तों आपको यहाँ पर हाइड्रोजन, क्या सही हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन सही हो जाएगा, यानी आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है, ठीक। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, ठीक है, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है डेवो राइनर ने, किसने किया था, डोबे राइनर ने, ठीक, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या, ठीक, ध्यान रखना आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, ठीक। तो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वर्ग कितने होते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी कि वर्गों की संख्या की अगर बात करी जाएगी तो वर्ग होते हैं 18 और आवर्त कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है क्या कि नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, ठीक, जो नॉन स्टील बर्तन होते हैं वो बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, ध्यान रखना है टेफ्लॉन के, किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है क्या कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, ठीक, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों याद रखना आपको गैंग कहलाती है, क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद कह रहा है आपसे क्या कि खनिजों में, क्या कह रहा है, खनिजों में एवं अयस्कों में, ठीक, धातु प्राप्त करने के लिए विधि को कहते हैं, ठीक, यानी खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है उसको हम लोग बोलते हैं धातु कर्म, क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर आप बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, किसका उपयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है क्या कि पटाखों में हरा रंग होता है, पटाखों में हरा रंग होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको क्या याद रखना है, बेरियम के कारण, किसके कारण होता है, बेरियम के कारण होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है, कह रहा है
कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, ठीक है, यानी आतिशबाजी के दौरान जो है वो लाल चटक रंग होता है, तो ये किसके कारण होता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर आपको क्या, स्ट्रोंशियम, किसके कारण, स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण, ठीक है, यानी उसमें स्ट्रोंशियम उपस्थित होता है, इसलिए जो है उसका जो है लाल चटक रंग दिखाई देता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको यहाँ पर आंसर, हाइड्रोजन को। किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को, ठीक है, यानी जो भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या कि मार्स गैस, क्या कह रहा है, मार्स गैस कहलाती है, ठीक है, जो मार्स गैस है वो क्या कहलाती है। ठीक, तो ध्यान रखना, मार्स गैस को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, मीथेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो मार्स गैस है उसे किसके नाम से, मीथेन के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद में कह रहा है हमसे क्या कि नोबेल गैस कहलाता है, नोबेल गैस कहलाता है, ठीक है, नोबेल गैस यानी आदर्श गैस किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हीलियम को, आदर्श गैस किसे कहा जाता है, हीलियम को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक हल्की गैस यानी तत्व है, यानी सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है हाइड्रोजन। ठीक है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन है, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी। ठीक, उसके बाद कह रहा है सबसे हल्की धातु है, ठीक, सबसे हल्की धातु है, वो सबसे हल्की गैस थी, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन। अब सबसे हल्की धातु के बारे में पूछा गया। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। क्या होती है, लिथियम होती है, यानी सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। ठीक, अब कह रहा है सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी धातु कौन है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना है आपको यहाँ पर क्या, ऑस्मियम, सबसे भारी धातु का नाम क्या है, ऑस्मियम है। ठीक, ऑस्मियम होती है सबसे भारी धातु। ठीक, उसके बाद कह रहा है आपसे क्या, सबसे कठोर धातु का, सबसे कठोर धातु का नाम बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो सबसे कठोर धातु है वो है प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक, सबसे कठोर पदार्थ है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। क्या होता है, हीरा होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है, सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ धातु है उसका नाम बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है स्टील। ठीक, सबसे प्रत्यास्थ धातु क्या होती है, स्टील, यानी सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किसकी होती है, स्टील की होती है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, ठीक, यानी गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है हीलियम गैस। कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कि अश्रु गैस है, अश्रु गैस है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अश्रु गैस जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या होती है, क्लोरो एसीटोफिनोन होती है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है आपसे क्या कि हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली गैस को हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी जो हंसाने वाली गैस है उसे क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, यानी जल की जो अस्थायी कठोरता है उसका क्या कारण है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है, ठीक, कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ठीक, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद में कह रहा है आपसे क्या कि जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है, जल की स्थायी और जो अस्थायी कठोरता है वो दूर होती है, तो ध्यान रखना जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। उसके बाद कह रहा है क्या कि जल का शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको वर्षा का जल। ठीक है, जल का शुद्ध रूप है वो क्या है, वर्षा का जल है। ठीक, कह रहा है भारी जल D2O का अणुभार होता है, यानी भारी जल जो है वो D2O का अणुभार होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना जो जल का अणुभार होता है वो होता है 20। कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, और नॉर्मल जल का कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक, चलिए अच्छा दोस्तों ध्यान दे देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या भारी जल की खोज जब 1932 में हुई थी। ठीक, किसने करी थी, यूरे तथा वासबर्न ने करी थी। ठीक, उसके बाद कह रहा का रासायनिक नाम, ठीक, का रासायनिक नाम है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनका जो रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम। क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कृत्रिम वर्षा में प्रयोग में लाया जाता है, तो ध्यान रखना कृत्रिम वर्षा में प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। क्या लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। ठीक, उसके बाद ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि लोहे का
लोहे का शुद्ध रूप है, लोहे का शुद्ध रूप है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है पिटवा लोहा। क्या होता है? पिटवा लोहा। ठीक है, यानी जो पिटवा लोहा होता है वो लोहे का शुद्ध रूप होता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, यानी लोहे का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है पिटवा लोहा। क्या याद रखना है? पिटवा लोहा। ठीक, उसके बाद ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक, यानी उस सब्जी का नाम बताना जिसमें लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या कि पालक के पत्तों में। किसमें? पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में। ठीक, चलिए अच्छा दोस्तों हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या जिंक की परत। क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों चांदी। क्या है? चांदी। ठीक, उसके बाद कह रहा है शुद्धतम सोना होता है, शुद्धतम सोना होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 24 कैरेट का। कितने का? 24 कैरेट का होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। ठीक, यानी 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना जो है वो होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 75%। कितना होता है? 75% होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना बेवकूफ़ों का जो सोना है वो उसको हम लोग बोलते हैं पायराइट्स को। किसको बोलते हैं? पायराइट्स को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं। ठीक, लोहा निकेल एवं क्रोमियम जो है वो मिश्र धातु हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या स्टेनलेस स्टील का। किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कह रहा है सोल्डर यानी टाका मिश्रण है। ठीक, सोल्डर जो है वो मिश्रण है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर जो सोल्डर मिश्रण है वो है सीसा एवं टिन का। किसका? सीसा एवं टिन का। ठीक, फिर कह रहा है क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको दोस्तों क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन, यानी क्वार्ट्ज में जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों आपको आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या सबसे उत्तम कोयला है, सबसे उत्तम कोयला है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों आपको एंथ्रासाइड, यानी सबसे अच्छा जो कोयला है वो किसे माना जाता है? तो एंथ्रासाइड को माना जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कांसा मिश्र धातु है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको किसका? तांबे व टीन का। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना एथिलीन और एसिटिलीन गैस का। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है निकेल धातु को। किसको? निकेल धातु को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 301 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक, कह रहा कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा ठीक में प्रयोग होता है, यानी कैमरे में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है फ्लिंट कांच का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या पारा का प्रमुख अयस्क है, पारा का प्रमुख अयस्क है, ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम। ठीक, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है डोलोमाइट, नाइटर और उसके बाद में लिखा हुआ है ग्रीनोकाइट। ठीक, तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, यानी कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का जो अयस्क है और डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट है। ठीक, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है। ठीक है, यानी बर्फ के अगर हिमांक की बात करें, यानी बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कह रहा है एलपीजी में, ध्यान रखना, कह रहा है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। ठीक, मतलब अगर एलपीजी में आपको जो गंध आती है, ठीक, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि एलपीजी में जो गंध होती है उसके लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि
एक मोल बराबर होता है, ठीक है, यानी एक मोल जो है वो किसके बराबर होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 6.023। ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, अब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है तो देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है कि एक आवोगाद्रो संख्या बराबर है। ठीक, एक आवोगाद्रो संख्या बराबर है, तो जो आपने ऊपर वैल्यू पढ़ी है वो उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक। ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या कि हीरा का जो आपेक्षिक घनत्व है वो होता है कितना 2.2। ठीक, हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है 2.2 होता है। ठीक, और उसका जो अपवर्तनांक है वो होता है 2.417। ठीक, ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक, कह रहा है हीरा का आपेक्षिक घनत्व तो आपको बोलना है 2.2 और जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.417। ठीक, तो ये अच्छी तरीके से याद रख लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, यानी जो रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों क्या, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कैडमियम या बोरान की छड़ को। ठीक, किसको यूज करते हैं, कैडमियम या बोरान की छड़ को यूज किया जाता है। ठीक, तो ये बात आपको दोस्तों अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है क्या कि अर्धचालक का उदाहरण। ठीक, यानी अर्धचालक का जो उदाहरण है वो कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिए गए, तीनों के नाम अच्छे से आपको याद लेना। कह रहा है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ठीक, ये ध्यान रखना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कह रहा अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी अर्धचालक जो है वो ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि ताप का जो प्रभाव है कुछ इस तरीके से, कह रहा ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। ठीक, याद रखना कि ताप बढ़ाने पर चालकता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ताप घटने पर घट जाती है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, चालकों की, ठीक, तो वहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों कि ताप बढ़ाने पर जो चालक होते हैं उनकी चालकता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है, कह रहा है अतिचालक की प्रतिरोधकता। क्या पूछा गया है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। ठीक, यानी अतिचालक की आपको प्रतिरोधकता बतानी। जो अतिचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता हमेशा याद रखना आपको दोस्तों शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य होती है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद कह रहा सोडा वाटर विलयन है, यानी जो सोडा वाटर होता है वो विलयन किस प्रकार का है, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों गैस का और द्रव का। ठीक, यानी कि द्रव में यानी पानी में क्या अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अच्छे से घोल पाते हैं तो वो सोडा वाटर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, और वो विलयन किस चीज़ का बन जाएगा, तो ध्यान रखना है गैस मिला दी कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव के रूप में आपने क्या मिला लिया, पानी मिला लिया। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है कि अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक, यानी अम्लों का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर H2SO4 को। किसको कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। ठीक, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, यानी ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों चालन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, चालन विधि के द्वारा, यानी कि जो ठोस होते हैं उसमें जो ऊष्मा का संचरण हो पाता है वो किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको चालन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कान पर, क्या कह रहा है, कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी कान पर जो है वो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है 1/10 सेकेंड में। ठीक, यानी बोलने के 1/10 सेकेंड बाद में कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ जाता है। ठीक, उसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच, क्या कह रहा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, लिखा हुआ है 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है क्या अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक, तो ये ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो क्या है, प्रकाश तरंग। ठीक, ये बात अच्छे से याद रखनी है, यानी अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो क्या है, प्रकाश तरंग है। ठीक, अंधेर तरंग के लिए आपको ध्यान रखना है तो ध्वनि। ठीक, देखो नाम भी आता है प्रस्थ प्रकाश
दैर्ध्य ध्वनि। ठीक, ऐसे थोड़ा सा साउंड मैच करा लीजिएगा तो क्वेश्चन याद जल्दी रह जाएगा। ठीक, कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ध्यान रखना है दैर्ध्य मतलब क्या हो जाएगा, ध्वनि। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना आपको क्या, अनुदैर्ध्य के लिए क्या याद रख लेना है, ध्वनि याद रख लेना है। ठीक, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ध्वनि तरंग। ठीक, देखिए दोस्तों उसके बाद कह रहा है ध्वनि तरंगें गमन करती हैं, यानी जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो गमन करती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कैसे गमन करती हैं, तो वो लंबवत गमन करती हैं। कैसे करती हैं, लंबवत गमन करती हैं। ठीक, यानी जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो लंबवत गमन करती हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। कौन सी किरणों को नहीं सुन सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है सेकेंडी लोलक का आवर्त काल होता है, यानी सेकेंडी मतलब सेकेंड। ठीक, ये बात ध्यान रखना, यानी कह रहा है सेकेंड लोलक का जो आवर्त काल है वो होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 2 सेकेंड होता है। ठीक, फिर कह रहा है मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी जो मानव नेत्र होता है उसमें स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है, सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु है उसमें आपको ध्यान रखना है, तो याद रखना है अनंत, यानी सामान्य आँख जो होती है नॉर्मल आँख वो अनंत तक चीज़ों को देख सकती है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कैप्सूल का आवरण बना होता है। देख याद रखना कैप्सूल का जो आवरण है वो बना होता है। ठीक, आपने देखा होगा जो कैप्सूल आते हैं मेडिसिन वाले उनका जो आवरण होता है वो बना होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है वो बना होता है स्टार्च का। किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। ठीक, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक, अब कह रहा है कि अंडे का आवरण बना होता है। ठीक, यानी जो अंडा होता है अंडे में तुमने देखा होगा जो व्हाइट कलर की लेयर होती है वो किस चीज़ का बना होता है, तो उसमें ध्यान रखना है दोस्तों आपको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव मस्तिष्क या सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। ठीक, यानी जो मानव का मस्तिष्क है या सिर का जो है अध्ययन है उससे संबंधित शाखा का नाम बताना आपको दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेनोलॉजी। किसका बोलते हैं उसको हम लोग, फ्रेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब कह रहा है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, तो ध्यान रखना है कि जो डिहाइड्रेशन से कमी होने वाली है वो क्या होती है, तो सोडियम क्लोराइड की। किसकी कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों कह रहा है वस्तु का भार अधिकतम होता है। ठीक, वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में। ठीक, यानी वस्तु का जो भार है अधिकतम वो कहाँ पर होता है, निर्वात में होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कृत्रिम सिल्क कहलाता है, यानी जो कृत्रिम सिल्क होता है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रेयान। क्या कहलाएगा, रेयान कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे से याद रख लेना। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कि आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, ये अच्छे से क्वेश्चन याद रखिए कि जो आम का वैज्ञानिक नाम है वो कहलाता है क्या, मैंजीफेरा इंडिका। क्या कहलाता है, मैंजीफेरा इंडिका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगर रेफ्रिजरेटर, क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस गैस का नाम बताना। ठीक, यानी जो अपने घरों में फ्रीजर यूज करते हो उसमें जो गैस होती है उसके लिए आपको ध्यान रखना, तो वहाँ पर क्या कह रहा है, अमोनिया गैस। क्या होती है, अमोनिया गैस होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या कि रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। ठीक, यानी रेफ्रिजरेटर की खोज किसने करी है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जेम्स हैरिसन। किसने करी है, जेम्स हैरिसन ने करी है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। ठीक, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको थर्मोस्टेट। क्या याद रखना है, थर्मोस्टेट याद रखना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाता है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। कह रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाता है तो कमरे का टेम्परेचर यानी उसके कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्तों ध्यान रखना। लगता है कि घट जाएगा बट घटता नहीं, जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, यानी जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को बदलता है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है पॉलीपेप्टाइड में। किसमें बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगर गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है, यानी जो गोबर गैस संयंत्र है उसके आविष्कारक कौन है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है CB देसाई। क्या नाम है उनका, CB देसाई नाम है उनका। ठीक, उसके बाद कह रहा गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है, यानी गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो सभी को पता होगा। ठीक, आप लोगों ने घरों में कभी कभी बनाया भी हो ना, पहले जो सेल वगैरह आती थी, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर क्या है, मेथेन। ठीक, तो ये अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, देखिए दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में क्वेश्चन था कि जो सोडा वाटर होता है वो किस प्रकार का विलयन है, तो हमने बताया था आपको गैस और द्रव का। ठीक, अब उसमें जो गैस मिली हुई थी
वो गैस कौन सी है, ये बात आपको पूछी गई है। ठीक, तो ध्यान रखना सोडा वाटर बनाने के लिए जो प्रयुक्त गैस होती है वो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगे, सभी गैस जो है वो शून्य आयतन घेरेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कब? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहना है। ठीक, कह रहा परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप होता है, इससे कम ताप कोई हो ही नहीं सकता। तो परम शून्य ताप की अगर हम बात करें तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद कह रहा द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख संगठन है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। कह रहा बॉयल नियम लागू होता है, बॉयल का जो नियम है, ठीक, चार्ल्स बॉयल का जो नियम है वो किस पर लागू होता है? तो ध्यान रखना जब टेम्परेचर क्या कर दिया जाएगा? फिक्स कर दिया जाए। ठीक, तो जब टेम्परेचर नियत होगा तब ये नियम लागू होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा कि एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब, ठीक, पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना आपको कि एनटीपी पर जो है किसी गैस का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। ठीक, यानी एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिगरेट लाइटर से निकलती है, ठीक है, यानी सिगरेट लाइटर से निकलती है, जो सिगरेट का लाइटर होता है, ठीक, उससे निकलती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है ब्यूटेन गैस। क्या निकलती है? ब्यूटेन गैस निकलती है। ठीक, उसके बाद कह रहा अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक, यहाँ पर क्लोरीन होगा दोस्तों, थोड़ा सा याद रखना, टाइपिंग में मिस्टेक है, C12 नहीं होगा, Cl2 यानी क्लोरीन वाला Cl और उसके बाद में 2 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। उसके बाद कह रहा है मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको नायलॉन, नाम क्या था उसका? नायलॉन याद रखना है। ठीक है, अच्छे से क्या करना है? नायलॉन याद रखना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा जो है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना क्या कहलाएगा? रेयान कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयान कहलाता है। ठीक, कह रहा है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है, यानी जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र कैसे ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जो जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का यूज किया जाता है। कौन सी विधि का? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का यूज किया जाता है। कह रहा है पुरानी चट्टानों की आयु को आकलन किया जाता है, पुरानी चट्टानों की आयु का जो आकलन वो कैसे किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको याद रखना है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ठीक, यानी जो जीवाश्म होते हैं उनके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि होती है, ठीक, जबकि पुरानी चट्टानें जो होती हैं उनके लिए यूरेनियम डेटिंग विधि होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। ठीक, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हैलोजनों में जो सर्वाधिक प्रभावशाली है वो फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, हैलोजन होते कौन से हैं? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे 4 हैलोजन होते हैं, उसमें जो सबसे प्रभावकारी है वो क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो शहद का मुख्य घटक है वो क्या है? फ्रक्टोस है। क्या है? फ्रक्टोस है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है शर्करा को यकृत बदल देती है, शर्करा को यकृत बदल देती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ग्लाइकोजन में, किसमें बदल देती है? ग्लाइकोजन में बदल देती है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कैरामल, क्या किया जाता है? कैरामल का यूज किया जाता है। कह रहा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना आपको बेंजोइक अम्ल, ठीक, यानी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है सत्य फल उत्पन्न होता है, जब सत्य फल जो है वो उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना जो सत्य फल होता है वो केवल अंडाशय में उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या? कह रहा है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। ठीक, अभी सत्य फल के बारे में पढ़ा, तो अब ध्यान रखिए असत्य फल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है क्या? जो असत्य फल है वो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग, ध्यान रखना है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। ठीक, कह रहा पौधों का प्रजनन अंग होता है, पौधों का प्रजनन अंग जो है वो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है फूल, यानी जो पौधों का प्रजनन अंग है वो क्या होता है? फूल होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना जो फलों का अध्ययन है उसको हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ठीक, उसके बाद कह रहा जो फूलों का
अध्ययन है उसे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो फूलों का अध्ययन है उसे हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ठीक, कह रहा जल में विलय विटामिन है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना अच्छी तरीके से आपको, तो अच्छे से इसको तैयार करने की कोशिश करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा जल में विलय विटामिन है। ठीक, अब जल में विलय विटामिन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना जो जल में विलय विटामिन होते हैं वो होते हैं BC। क्या होते हैं? BC। ठीक, ऐसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, कि ज़्यादा BC मत करो, नहीं जल में डुबा के मारेंगे। ठीक, ऐसी वाली बातें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है ADK। क्या बोलोगे? ADEK, ADK ऐसा बोलते हैं ना, ADK, वसा में घुल जाओ, ADK वसा में घुल जाओ। ठीक, जैसे थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, यानी जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग उसे कहा जाता है सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि अल्जाइमर, क्या कह रहा है? अल्जाइमर। ठीक, यानी जो अल्जाइमर रोग, ठीक, यानी जो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक, यानी जो अल्जाइमर रोग होता है उसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है इस रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मनुष्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? दोस्तों ध्यान रखना है कि जो हम लोग इत्र को स्मेल कर पाते हैं कि अच्छी है या बुरी है। ठीक, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि मस्तिष्क के या माइंड के किस भाग द्वारा होती है? तो ध्यान रखना है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है तत्काल ऊर्जा के लिए, क्या कह रहा है? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो तुरंत एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है गन पाउडर या मिश्रण होता है। गन पाउडर या मिश्रण होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गन पाउडर है वो बना होता है किन किन चीज़ों का? तो ध्यान रखना है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कह रहा वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना, कह रहा वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ये कारण बताना है आपको। ठीक, तो जो वर्षा की बूंदें हैं उनका गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक। ठीक, यानी अशुद्धियाँ अगर बढ़ा दी जाती हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो द्रव का क्वथनांक है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा कुपोषण होता है। कुपोषण होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो कुपोषण है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कि क्वासी-ओरकर, क्या कह रहा है? क्वासी-ओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है। ठीक, यानी जो क्वासी-ओरकर है एवं मरासमस की बीमारी, तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? तो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। किसकी कमी की? थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? यानी मनुष्यों में जो बुढ़ापा है वो किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है आपको, क्या नाम लिखा हुआ है? थॉयमस। कौन सी ग्रंथि? थॉयमस। यानी जो थॉयमस ग्रंथि होती है वो जब लुप्त हो जाती है तो मनुष्यों में बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ठीक, ध्यान रखना है दोस्तों क्या कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है आपको क्या? सेलुलोज। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा जो है कार्बनिक यौगिक है वो कौन है? नाम याद रखना है दोस्तों, सेलुलोज है। ठीक, उसके बाद कह रहा है RNA का मुख्य कार्य है। तो ध्यान रखना RNA का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण कराना। क्या कराना? प्रोटीन का संश्लेषण कराना। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रोटीन बना होता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है आपको जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से बना होता है। कह रहा प्रोटीन का पाचन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो प्रोटीन होता है उसका पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रयोगशाला में संश्लेषित कर पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया गया। ठीक, यानी ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन से पदार्थ का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है यूरिया। क्या याद रखना आपको? यूरिया। ठीक, अच्छा किया किसने था? तो ध्यान रखना एक वैज्ञानिक हुआ करते थे बर्जीलियस। ठीक, उन्होंने सारे के सारे समाज में या संसार में एक अफवाह फैला रखी थी कि
प्रयोगशाला में कभी भी कार्बनिक यौगिकों को बनाया नहीं जा सकता है। तो उन्हीं का एक चेला हुआ करता था ओहलर, उसने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था प्रयोगशाला में। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया किसने था? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान क्या देखिए, उसका नाम भी लिख के दे रही है। क्या कह रहा है? वॉलर ने। किसने किया था? वॉलर ने किया था। ठीक, उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा, ध्यान रखना यूरिया में नाइट्रोजन की कितने % मात्रा होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना 46%। कितनी होती है? 46%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अगर यूरिया उर्वरक में, ध्यान रखना यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों यूरिया उर्वरक में जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है वो एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। ठीक, कह रहा है यूरिया का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, जो यूरिया का रासायनिक सूत्र है वो बताना आपको। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो यूरिया है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। कहाँ पर? मूत्र में। कह रहा है शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? तो दोस्तों ध्यान रखना जो शरीर में यूरिया बनता है वो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा बनता है। कह रहा मूत्र दुर्गंध देता है, तो ध्यान रखना दोस्तों मूत्र जो है वो दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। कह रहा दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, कह रहा दूध का pH मान होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो दूध का pH मान है वो होता है 6.4। कितना होता है? 6.4 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, ध्यान रखना दूध के प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना क्या होता है? रेनिन होता है। ठीक, कह रहा दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैक्टोमीटर। किसको? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है BHC 10% का व्यापारिक नाम है, ध्यान रखना BHC 10% का व्यापारिक नाम है, तो दोस्तों ध्यान रखना उसको हम लोग बोलते हैं गैमेक्सिन, जो खेतों में वगैरह में डाली जाती है। उसके बाद कह रहा दूध खट्टा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों दूध जो खट्टा होता है उसका कारण है जीवाणु। क्या कारण है? जीवाणुओं के कारण। ठीक, उसके बाद कह रहा है पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक, उसके बाद कह रहा है अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है उजले भाग में। किसमें? उजले भाग में पाया जाता है। ठीक, कह रहा है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है दर्द निवारक दवाएं, ध्यान रखना क्या कह रहा है? दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो कहलाती हैं एनाल्जेसिक। क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती है। कह रहा है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ध्यान रखना दोस्तों दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। कह रहा है एंटीबायोटिक्स नष्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक नष्ट कर देते हैं, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया को। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। कह रहा है अंडाणु का निषेचन होता है, अंडाणु का निषेचन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, कह रहा है द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो दोस्तों ध्यान रखना द्रव्यों में जो ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है वो क्या है? पारा है। ठीक, कह रहा है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, ध्यान रखना दोस्तों किससे प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से। ठीक, कह रहा है हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, तो ध्यान रखना दोस्तों हाइड्रोजन से भी ज़्यादा मिश्रित तत्व कौन है? कार्बन है। ठीक, क्योंकि कार्बन लगभग हर जगह पाया जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कह रहा है कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? ठीक है, याद रखना है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिल्वर नाइट्रेट। क्या याद रखना है दोस्तों आपको? यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। ठीक, कह रहा पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर क्या? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, कह रहा डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो याद रखना सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। कह रहा पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ठीक, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी हुई होती है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या? ग्लूकोज एसीटेट। किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक, एंड जो चीनी का शोधन किया जाता है उसके लिए रंजक बताना आपको, तो नाम ध्यान रखना बॉर्न ब्लैक। क्या नाम है? बॉर्न ब्लैक। कहता है व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, कब अधिक होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब व्यक्ति जो है या जब लिफ्ट जो है वो कहाँ की तरफ? ऊपर की ओर गति कर रही होती है। जब जो लिफ्ट है ऊपर की ओर गति कर रही होती है तो व्यक्ति का जो भार है वो लिफ्ट में अधिक प्रतीत होता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है क्या?
किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? ध्यान रखना, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वसा यानी फैट के साथ। ठीक, कह रहा है श्यानता की एसआई मात्रक, श्यानता की एसआई मात्रक जो है उसको ध्यान रखना दोस्तों, जो श्यानता का एसआई मात्रक है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइस। ठीक, कह रहा जैव यौगिक का अधिकतम अनिवार्य तत्व, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो जैव यौगिक होते हैं उनका अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन है। ठीक है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? ठीक, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ताप मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है किसी पदार्थ को गर्म करने पर दोस्तों ध्यान रखना है क्या कि आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक है, यानी जब किसी पदार्थ को आप गर्म करोगे तो आयतन बढ़ जाता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, धरती पे हर वो चीज़ जिसे गर्म किया जाता है वो फैलती है। कह रहा जबकि द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ध्वनि की चाल है वो निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होती है? ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कैसी प्रकृति होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना अम्लीय होती है। ठीक है, CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति होती है दोस्तों ध्यान रखना उदासीन। ठीक, उसके बाद कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना आपको कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो 8 हो सकती है। ठीक, कह रहा है दिया सलाई में प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कह रहा है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना कीटाणुनाशक के रूप में हम लोग विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पूछा गया है साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है, साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अगर श्वसन क्रिया में निर्माण में होता है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का होता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया अगर श्वसन में शर्करा का होता है, ध्यान रखना श्वसन में शर्करा का होता है, तो ध्यान रखना श्वसन में शर्करा की अगर हम बात करें तो उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक, कह रहा अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का जो पाचन है वो किस माध्यम से होता है? दोस्तों ध्यान रखना अम्लीय माध्यम से। उसके बाद कह रहा हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों क्या कि हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, तो दोस्तों ध्यान रखना मेरुदंड। कह रहा ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, यानी जो ऑटोमोबाइल होता है उसके जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो कार्य करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना पास्कल के नियम के पर, किस पर? पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। कह रहा सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है, तो ध्यान रखना दोस्तों सोने को किसमें आप घोल सकते हो? तो कह रहा सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला सकता है। कह रहा कॉर्क प्राप्त होता है, कॉर्क प्राप्त होता है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना आपको क्वैकस यानी ऑक के पेड़ में। ठीक है, जो क्वैकस का पेड़ होता है या ऑक का पेड़ होता है उसमें से आपको कॉर्क प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कह रहा कुनैन प्राप्त होता है, ध्यान रखना कुनैन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सिनकोना की छाल से, बहुत बार पूछा जा चुका है, सिनकोना की छाल से। कह रहा मार्फिन और हीरोइन का मुख्य स्रोत है, मार्फिन और जो हीरोइन है वो किस चीज़ का मुख्य स्रोत है? दोस्तों ध्यान रखना अफीम। क्या याद रखना आपको यहाँ पर? अफीम याद रखना। ठीक, कह रहा तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो तारपीन का तेल है वो चीड़ के पेड़ से होता है। किससे होता है? चीड़ के पेड़ से होता है। कह रहा चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो ध्यान रखना चाय में जो उत्तेजित पदार्थ होता है वो आपको याद रखना है होता है थीन। क्या होता है? थीन होता है। कह रहा काफ़ी में उत्तेजित पदार्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैफीन। क्या बोलते हैं? कैफीन बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों। कह रहा दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है? तो दोस्तों ध्यान रखना है केसीन। कह रहा तंबाकू में विषैला पदार्थ, तो ध्यान रखना दोस्तों जो तंबाकू होता है उसमें विषैला पदार्थ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? निकोटीन बोलते हैं। ठीक, अच्छे से याद रख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, अगर आपको जरा से भी मेरी मेहनत अच्छी लगती है, ठीक, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कह रहा चांदी की चमक को काला करता है, ध्यान रखना चांदी की चमक को काला करता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो कह रहा चांदी की जो चमक होती है वो काली होती है ओजोन गैस की वजह से। कह रहा टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना है, यानी जो टंगस्टन है और जो हीरा है उसका गलनांक बिंदु कितना है? तो दोस्तों ध्यान रखना है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा इस्पात की कठोरता, क्या कह रहा है इस्पात की कठोरता जो है वो निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों ना उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर, ठीक है, यानी इस्पात की जो कठोरता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक। कह रहा है 1 ग्राम वसा, क्या कह रहा है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। तो ध्यान रखना 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग कैलोरी बोलते हैं। कह रहा भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है, तो ध्यान रखना ब्रायोफाइट्स, क्या नाम है, ब्रायोफाइट्स। कह रहा मरुस्थल में उगने वाला पौधा, मरुस्थल में जो पहला पौधा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, तो जीरोफाइट्स, क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। कह रहा चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों चट्टानों पर उगने वाला पौधा जो है वो लिथोफाइट, क्या कहलाता है, लिथोफाइट्स कहलाता है, ठीक। ये ध्यान रखना आपको, भूमि पर पाया जाने वाला ब्रायोफाइट्स, मरुस्थल में उगने वाला जीरोफाइट्स, चट्टानों पर उगने वाला लिथोफाइट्स, ठीक, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गोबर पर उगने वाले कवक, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना दोस्तों जो गोबर पर कवक उगते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्रोप्रोफिल, क्या बोलते हैं, क्रोप्रोफिल बोलते हैं, ठीक। कह रहा है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं, जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक या लाइकेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना वो कहलाते हैं कार्टिकोल्स, क्या कहलाते हैं, कार्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना साइकस में, किसमें होता है, साइकस में, ठीक। कह रहा संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो ध्यान रखना जिम्नोस्पर्म से, किससे, जिम्नोस्पर्म से, ठीक। कह रहा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले वायुमंडलीय दाब, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों ध्यान रखना कम हो जाता है। कह रहा वायुमंडल होता है, वायुमंडल होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों संवहन विधि द्वारा, वायुमंडल जो है वो संवहन विधि द्वारा, ठीक। कह रहा वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, मतलब अक्रिय गैस तो बहुत सारी है लेकिन जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है आपको उसका नाम बताना, तो ध्यान रखना दोस्तों रेडॉन, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, ध्यान रखना वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस का नाम, ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है उसका नाम है आर्गन, ठीक। कह रहा अक्रिय गैसों की खोज की थी, तो ध्यान रखना दोस्तों जो अक्रिय गैस थी इनकी खोज किसने करी थी, ध्यान रखना रैमजे ने, ठीक। कह रहा वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, यानी जो वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछोगे तो ध्यान रखना दोस्तों 78%। कह रहा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो क्या है, हाइड्रोजन। कह रहा वायुमंडलीय दाब का मापक है, वायुमंडलीय दाब का मापक है दोस्तों, ध्यान रखना बैरोमीटर, क्या है, बैरोमीटर, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है दोस्तों, ध्यान रखना है 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि वायु दाब मापी पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, जो वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है वर्षा की संभावना प्रकट होती है, क्या होती है, वर्षा की संभावना प्रकट होती है। कह रहा वायु दाब मापी में पारे में स्तंभ का अचानक गिरना, अचानक से गिर जाना, ध्यान रखना, ठीक। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है, लेकिन जब अचानक से गिर जाता है तो दोस्तों ध्यान रखना आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, ठीक। उसके बाद कह रहा बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना क्या सूचक होता है, ठीक। अब अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोस्तों ध्यान रखना है कि स्वच्छ व साफ मौसम के होने की संभावना होती है। कह रहा दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो दोस्तों ध्यान रखना जब दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा पानी से भरे गिलास, ध्यान रखना पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। ध्यान रखना दोस्तों जैसे अगर आपने पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा डाला है और बर्फ धीरे धीरे पूरी पिघल भी जाएगी, लेकिन पानी का जो सतह है या पानी का जो तल है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला, तो ध्यान रखना दोस्तों वो हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा। कह रहा बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों क्योंकि दाब, क्या कह रहा है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक। कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, तो ध्यान रखना दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कह रहा पानी से भरे बर्तन पर पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़, ध्यान रखना पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी प्रतीत होती है, तो ध्यान रखना इन सभी के कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है इन सभी का कारण है प्रकाश के अपवर्तन, क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। ध्यान रखना है पानी में अगर आपने कोई सिक्का डाल दिया, पानी से भरा बर्तन हो उसमें सिक्का डालो तो सिक्का जो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक। और उसके बाद अगर आपने उसमें कोई छड़ डाल दी आधी डूबी हुई हो, ध्यान रखना पूरी नहीं, ठीक, आधी अगर छड़ डूबी हुई है तो आपको वो छड़ जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये सब किसकी वजह से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है घड़ी की भरी हुई चाबी, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, दोस्तों ध्यान रखना घड़ी की जो चाबी होती है उसमें जो ऊर्जा होती है ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा, कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कह रहा गुरुत्वीय त्वरण
जी का मान होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है जी का वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का, ध्यान रखना चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी के मान का लगभग 1/6 भाग होता है। कह रहा जी का मान कम होता है, ध्यान रखना दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान कम होता है, तो ध्यान रखना विषुवत रेखा पर। ठीक। कह रहा जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों जी का जो मान सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर। कहाँ पर मिलेगा देखने को, ध्रुवों पर देखने को मिलेगा। कह रहा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम जी के मान की बात करें तो कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। ठीक है। यानी किसी गड्ढे में अगर मच्छर बैठे हैं, पानी भरा हुआ है, तो अगर आपने उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया तो वो जो है मच्छर सारे के सारे मर जाते हैं। तो ध्यान रखना पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। ठीक। अब जैसे पृष्ठ तनाव वहाँ पे कम होता है तो मच्छर जो है सब वहीं पर मर जाते हैं। ठीक। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है क्या कोई वस्तु, क्या कह रहा है कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ठीक। तो ध्यान रखना इसका क्या कारण है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये कारण है उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। ठीक। उसके बाद में कह रहा है दोस्तों क्या कि उत्प्लावन बल का उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है। जो उत्प्लावन बल है इसका सिद्धांत किसने दिया, दोस्तों ध्यान रखना है आर्किमिडीज ने। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। दोस्तों ये बात अच्छे से याद रखनी। कह रहा किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा जो है वो क्या कहलाती है, दोस्तों ध्यान रखना आपको ये जो दी गई ऊष्मा है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी के लिए, ध्यान रखना पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा सूर्य के लिए पलायन वेग का मान, तो ध्यान रखना सूर्य के लिए पलायन वेग का मान जो है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद कह रहा चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, तो दोस्तों ध्यान रखना चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान है वो क्या है, तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कह रहा ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, तो ध्यान रखना दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके आविष्कारक थे टी.एच. मैमान। क्या थे, टी.एच. मैमान थे। ठीक। उसके बाद कह रहा पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है पेरिस्कोप का। किसका करते हैं, पेरिस्कोप का करते हैं। ठीक। उसके बाद कह रहा तड़ित चालक का आविष्कार किया था, जो तड़ित चालक होता है उसका आविष्कार किया था, तो दोस्तों ध्यान रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। तड़ित चालक बना होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो तड़ित चालक है वो बना होता है किसका, तांबे का। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्राथमिक सेल है, ध्यान रखना दोस्तों क्या कह रहा प्राथमिक सेल है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना जो प्राथमिक सेल है वो कौन है, शुष्क सेल होती है। ठीक। कह रहा शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रासायनिक, कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। कह रहा शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, ध्यान रखना दोस्तों जो शुष्क सेल होती है उसका कैथोड जो है वो बना होता है, दोस्तों ध्यान रखना है तो जस्ता का। ठीक है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों जो शुष्क सेल होती है उसका एनोड बना होता है कार्बन का। ठीक। कह रहा संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, तो ध्यान रखना दोस्तों क्या होता है, सीसा, यानी सीसा संचायक सेल का नाम आपने सुना होगा। ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या गैलेना अयस्क है, गैलेना अयस्क है, तो ध्यान रखना दोस्तों जो गैलेना अयस्क है वो किसका अयस्क है, तो सीसा का। ठीक। कह रहा लेड यानी सीसा संचायक बैटरी जो सेल होती है में प्रयुक्त अम्ल है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें कौन से अम्ल को प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कह रहा विद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है, तो ध्यान रखना विद्युत अपघटनी जो सेल होती है उसमें रिडक्शन की बात करें, अपचयन की बात करें तो कैथोड पर होता है। कह रहा प्राकृतिक चुंबक होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना प्राकृतिक चुंबक जो है वो लोहे का ऑक्साइड होता है। कह रहा स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है, तो ध्यान रखना दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक। कह रहा अस्थायी चुंबक बना होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो अस्थायी चुंबक होता है वो बना होता है नर्म लोहे का। ठीक। कह रहा जो स्थायी चुंबक बना होता है वो ध्यान रखना दोस्तों बना होता है इस्पात का। किसका बना होता है, इस्पात का। कह रहा चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, यानी चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, विकर्षण करते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, ठीक है, चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक। उसके बाद अगर चुंबकत्व खत्म होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों जब चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने से। ठीक। उसके बाद अगर चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो चुंबकीय सुई है वो संकेत करती है उत्तर की तरफ। किसकी तरफ, उत्तर की तरफ करती है। ठीक। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है गॉस। ठीक। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा ध्रुवों पर नमन कोण होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना ध्रुवों पर अगर हम नमन कोण की बात करें तो
900। ठीक, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है क्या, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है 180 डिग्री का, कितने का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, विषुवत रेखा पर नति कोण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है विषुवत रेखा पर नति कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक दोस्तों, वहाँ पर आपको ध्यान रखना ध्रुवों पर 90 डिग्री का होता है। ठीक, 900 नहीं होगा, वहाँ पर कितना कर देना आप 90 डिग्री ध्यान रख लेना। ठीक, उसके बाद कह रहा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ध्यान रखना दोस्तों, क्या करा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकित किया था, तो ऑस्टेड ने किया था। ठीक, उसके बाद कह रहा डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये सब चीजें जो है वो कार्य करती हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कह रहा डायनेमो परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो डायनेमो होता है वो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगर विद्युत मोटर बदलता है तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो विद्युत मोटर है वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कि रासायनिक ऊर्जा, क्या कह रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी, कह रहा ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। ताप का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अब कह रहा डायोड से धारा बहती है। तो दोस्तों ध्यान रखना डायोड से धारा जो है वो एक दिशा में बहती है। ठीक, कह रहा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है केवल और केवल एसी के लिए होता है। किसके लिए होता है, केवल और केवल एसी परिपथ में। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर ट्रांसफार्मर का कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देना। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देना और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया होता है। ठीक, कह रहा फ्यूज का तार बना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना फ्यूज का जो तार है वो बना होता है सीसा और टिन का। किसका बना होता है, सीसा और टिन का बना होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। कह रहा टेलीफोन के आविष्कारक थे। दोस्तों ध्यान रखना टेलीफोन के जो आविष्कारक थे ग्राहम बेल थे। कह रहा घरेलू फ्यूज का तार होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना घरेलू फ्यूज का जो तार होता है उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कैंसर के इलाज के लिए हम लोग करते हैं कोबाल्ट 60 का यूज। ठीक, कह रहा कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। कह रहा है कैंसर का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कह रहा है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना किया जाता है कैंसर के इलाज में। कह रहा है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है यू से। किससे पाई जाती है, यू से पाई जाती है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है ORT, क्या कह रहा है, ORT। ठीक, कह रहा है ORT ये चिकित्सा से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखना है अतिसार किससे संबंधित है, अतिसार से संबंधित है। कह रहा ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ठीक, तो ध्यान रखना ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो बीमारी है वो आंखों की बीमारी है। कह रहा डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त है अंग है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। तो दोस्तों ध्यान रखना गला। उसके बाद कह रहा एथलीट फुट होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों एथलीट फुट की अगर हम बात करें तो होता है फंगस से। किससे होता है, फंगस से होता है। अगर HIV की जांच के लिए होता है तो दोस्तों ध्यान रखना HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। क्या होता है, एलिसा टेस्ट। कह रहा HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो ठीक, HIV द्वारा होने वाला अगर हम रोग की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना आपको एड्स होता है। उसके बाद कह रहा सार्स है एक। तो ध्यान रखना दोस्तों सार्स एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है, विषाणु जनित रोग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा लेंस की क्षमता का मात्रक। दोस्तों ध्यान रखना है लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। कह रहा ज्योति की तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों ध्यान रखना ज्योति की तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक, कह रहा वायुमंडल की आर्द्रता मापक है। तो ध्यान रखना वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा। कह रहा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है हाइड्रोमीटर। कह रहा बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 किलो कैलोरी। कह रहा डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो डॉपलर का प्रभाव संबंधित है वो संबंधित है ध्वनि से। कह रहा समुद्री दूरी मापने के लिए इकाई है। तो दोस्तों ध्यान रखना समुद्री दूरी मापने के लिए इकाई होती है नॉटिकल मील। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रहा है क्या कि पीएच मान का निर्धारण किया था। दोस्तों ध्यान रखना पीएच मान का निर्धारण जो है वो किया था। तो ध्यान रखना सोरेनसन ने किया था। उसके बाद कह रहा उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वो होता है 7। उसके बाद कह रहा अम्लीय पीएच होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों अम्लीय पीएच की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 7 से कम। ठीक, कह रहा क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है
तो ध्यान रखना दोस्तों क्षारीय के लिए 7 से अधिक। कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है, 7 होता है। कह रहा अम्लों का स्वाद होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा क्षार का स्वाद होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना क्षार का स्वाद जो है वो कैसा होता है, कड़वा या तीखा होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या जल में घुलनशील भस्म है, जल में घुलनशील जो भस्म है उसको बोलते हैं क्षार, ठीक। कह रहा नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है, तो ध्यान रखना दोस्तों अम्ल क्या कर देता है, अम्ल कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कौन कर देता है, तो क्षार कर देता है, ठीक। कह रहा अम्ल में से कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य में रहता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों क्या हाइड्रोजन, क्या याद रखना आपको हाइड्रोजन, ठीक। यानी अम्ल जो है वो H+ आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला पहला लिटमस पत्र प्राप्त किया था, ठीक। तो ध्यान रखना दोस्तों लाइकेन से, किससे प्राप्त किया गया था, लाइकेन से प्राप्त किया गया था। निलंबन में प्रेक्षित कणों का आकार होता है, निलंबन में प्रेक्षित कणों का आकार होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना निलंबन में प्रेक्षित कणों का आकार जो है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोगों ने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में कंप्लीट कराया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे, ठीक। इतना अगर पढ़ लिया आपने तो फिर आपको जनरल साइंस में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर से हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।